बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो रिमाटाइड आर्थराइटिस के बारे में है। इसको शायद उर्दू में गंठिया का वर्म तो इस तरह वर्मनुमा दर्द कहते हैं मेरे ख्याल में। एनीवेज, ये जो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरी इससे पिछले वाली वीडियो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में थी, तो ये इन दोनों जो ये बेसिकली जॉइंट पेन्स की ये बीमारियाँ हैं, तो इन दोनों में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं। बहरहाल ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखें। इसमें आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी कि रिमाटाइड आर्थराइटिस क्या है। ठीक है, रिमाटाइड आर्थराइटिस जो है ना, वो बेसिकली एक बड़ी लंबी चलने वाली बीमारी है जिसमें पेन होता है जॉइंट्स को और उनकी स्वेलिंग हो जाती है और स्टिफनेस की शिकायत हो जाती है। स्टिफनेस की शिकायत जो है ना, ये काफ़ी देर तक रह सकती है और आम तौर पे ये जो बीमारी है ये हाथों पाँव और जो है ना ये रिस्ट को, मतलब कलाइयों को जो है ना, ये कलाइयों के जोड़ों में दर्द होता है। इसमें एक और चीज़ जो है बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी, जिससे काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाती है जिसको ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वो ये है कि इसमें फ्लेयर्स अप होते हैं। मतलब ये है कि एकदम से इस बीमारी में मतलब कभी कमी होती है और कभी एकदम से शिद्दत हो जाती है, जिसकी वजह से ना काफ़ी जो है ना सीरियस किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और लोगों को अक्सर दर्द और स्टिफनेस की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है जब फ्लेयर अप्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी चीज़ें शामिल हैं। ये जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी आमतौर पे लेडीज़ को ज़्यादा होती है और इसमें जोड़ों के दर्द के अलावा और भी अलामतें हो जाती हैं, जैसे कुछ थकान वगैरह और जो है ना वज़न कम हो सकता है आपका। इसकी अलामात को कुछ मज़ीद डिस्कस करते हैं। इसमें ये होता है कि जो एक तो जो जोड़ों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिमेट्रिकल होती है। मतलब ये है कि ये जो है ना दोनों साइड के जोड़ जो है ना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं और आम तौर पे जो है ना जो हाथ के और पाँव के जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं ना वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और बाकी ये है कि इसमें एक और चीज़ जो है इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो पेन होता है वो आमतौर पे जो है ना शदीद हो सकता है और हम जिसे अपनी टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में थ्रॉबिंग और एकिंग पेन कहते हैं। और जो इसमें एक और बात समझने की ये है कि जो इस रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जोड़ों की जो सख्ती होती है, मतलब स्टिफनेस होती है, वो ज़्यादा होती है इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुकाबले में। इसमें आम तौर पे ये घंटा या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना उसमें जो है ना इन्फ्लेमेशन जो है, स्टिफनेस जो है ना वो आधे घंटे से ज़्यादा आमतौर पर नहीं होती है। ठीक है, और जब ये स्टिफनेस होती है तो उसमें क्या होता है कि आमतौर पे जब पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें जब सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना वो जोड़ बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं और उनको जो है ना हाथों को कभी कभी खोलना मुश्किल हो जाता है और जो है ना फिंगर्स वो बेंड करने में जो है या मुट्ठी बनाने में उनको मुश्किल पेश आती है। फिर इसमें ये होता है कि जो जोड़ होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसमें वो जो है ना हाथ लगाने पे गर्म होते हैं, गर्मी महसूस होती है। और एक और इस बीमारी की ख़ास बात यह है कि जो है ना एक चीज़ हमको कहते हैं छोटी छोटी नोड्स, मतलब ये समझ लें कि गिल्टियाँ कह लें, उसको हम रिमेटॉइड नोड्यूल्स कहते हैं। वो जो जॉइंट जो इसमें अफेक्टेड होते हैं उसके इर्द गिर्द वो जो है ना वो भी बन जाते हैं। फिर इस बीमारी में एक ख़ास बात जो है ना ध्यान में रखने की हुई वो ये है कि इसमें जॉइंट्स के अलावा और बॉडी में मुख्तलिफ सिम्टम हो जाती हैं। मतलब एक तरह की पूरी बॉडी की ये एक बीमारी है जिसमें थकान और एनर्जी जो है ना वो कहते हैं जी हमारे में कोई ताकत नहीं है, पेशेंट कहते हैं। फिर बुखार हो सकता है और पसीने आ सकते हैं, भूख का कम लगना और जो है ना वज़न की कमी हो सकती है। फिर अगर इसमें और अगर ज़्यादा जो है बॉडी के टिश्यूज़ इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे आँखें इन्वॉल्व हो जाएं, तो लोग कंप्लेन करते हैं कि ये हमारी आँखें ड्राई हो जाती हैं। और अगर चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हार्ट या लंग्स की, तो उसमें मतलब ज़ाहिर है चेस्ट पेन हो सकता है।
अब आते हैं इस तरफ कि ये होता क्यों है, मतलब इसकी कॉजेज़। ये बेसिकली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपको समझाता हूँ कि ये क्या होती है। जो एक बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम, वो ये होता है जब भी कोई बंदे को जरासीम लगते हैं, इन्फेक्शन होता है, तो इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होती है जो उस बीमारी के ख़िलाफ़ रिएक्शन करती है, मतलब एंटीबॉडी बनाती है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो बॉडी होती है, जो इम्यून सिस्टम एक तरह की उसकी अपनी गलती होती है, और वो जो इम्यून सिस्टम गलत तरीके से अपने ये जॉइंट्स को अटैक शुरू कर देता है। फिर जब जॉइंट्स को अटैक करता है तो उससे जो है कई किस्म के केमिकल पैदा होते हैं। मतलब ये है कि जब जॉइंट को अटैक होता है तो केमिकल रिलीज होते हैं। केमिकल जो जॉइंट की जो तय, मतलब ये समझने कि उसकी जो लेयर होती है, जिसकी कवरिंग होती है, जो साइनोवियम जिसको कहते हैं, उसको अटैक जब होता है तो वो केमिकल रिलीज होते हैं जो बोन्स को जो है ना, जॉइंट की जो बोन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, कार्टिलेज वो चीज़ होती है जिसमें जो ना जो बोन्स के ऊपर एक तरह की कवरिंग होती है, जिससे जो है ना जो फ्रिक्शन, जिससे मतलब जो है ना वो स्लिपरी कवरिंग होती है, जिसकी वजह से बोन्स जो है ना फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करती हैं। ठीक है। अब उसमें फिर टेंडन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। टेंडन वो ही होते हैं कि जो आपका जो है ना एक टिश्यू होता है जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। टेंडन के साथ साथ लिगामेंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लिगामेंट्स अभी वो होते हैं कि जो कार्टिलेज और जो है ना बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो अगर इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जब ठीक नहीं किया जाता तो इसमें सिम्टम जो है ना बहुत वर्स हो जाती हैं, और जो जॉइंट की जो है ना बिल्कुल शेप चेंज हो सकती है, बल्कि एक तरह की बिल्कुल तबाह हो सकता है जोड़। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो पॉसिबल ये इम्यून सिस्टम क्यों खुद ही अपने जॉइंट को अटैक करता है, इसकी कोई ऐसा अभी तक रीज़न सामने नहीं आई। कुछ थ्योरीज हैं कि जिसमें ये मतलब एक थोड़ी बहुत एविडेंस आई है कि इन्फेक्शन भी इस चीज़ का बायस बनता है, लेकिन वो इतनी प्रूव नहीं होनी। और फिर जेनेटिक्स, मतलब जीन्स में भी, फैमिली में ये रन करती है बीमारी। ठीक है। और जबकि इसका भी कोई इतना बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। और फिर हार्मोन का थोड़ा बहुत लिंक है कि जो फीमेल में चूँकि ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, तो इस वजह से ये मतलब बीमारी, इसकी एक लिंक है इस बीमारी का ईस्ट्रोजन हार्मोन से। फिर एक और एविडेंस है जिसमें ये कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं कि जी जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम इस चीज़ को डायग्नोज कैसे करते हैं। उसमें ये एक तो ज़रा प्रॉपर हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, और पेशेंट को भी चाहिए कि अपनी पूरी मालूमात बताए। ये ना हो कि मतलब जो उसकी जो अहम ज़्यादा सिम्टम है वो बयान करना शुरू कर दे। मतलब सारी की सारी मालूमात पेशेंट को देनी चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें जॉइंट पेन हो सकती है। इस वजह से हम लोगों को ये इसका डायग्नोसिस जो है ना मतलब करना थोड़ा मुश्किल होती है करने में। लेकिन यह है कि कुछ टेस्ट आते हैं जिससे ये इस बीमारी की इंडिकेशन का पता चलता है। अब टेस्ट में हम शुरू में जो टेस्ट करते हैं उसमें बेसिक जो ब्लड के टेस्ट होते हैं, जैसे ESRC रिएक्टिव प्रोटीन, जो जिससे थोड़ा साबित होता है कि ये इन्फ्लेमेशन हो रही है। फुल ब्लड काउंट करवा लेते हैं हम, और इसमें कभी कभी बल्कि कई लोगों में अनीमिया निकल आता है। और अनीमिया जो है वो इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से काफ़ी कॉमन है। लेकिन अगर अनीमिया निकल आए तो इसका ये मतलब नहीं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, क्योंकि और बहुत सारी वजह भी हो सकती हैं अनीमिया की। फिर इसमें कुछ और स्पेशलाइज्ड टेस्ट आते हैं जिसमें एक जो बड़ा वो टेस्ट है रूमेटॉइड फैक्टर है। ठीक है। रूमेटॉइड फैक्टर जो है ना वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें वो इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक बनाता है प्रोटीन्स जो है ना, तो वो जो है ना हेल्दी टिश्यू को जो अटैक करते हैं तो वो जो है ना डिटेक्ट हो जाते हैं ब्लड में। तो ये काफ़ी जो है ना पेशेंट्स में ये रूमेटॉइड फैक्टर जो है ना ये पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन इसमें ये बात भी रखने की है कि ये इस टेस्ट के फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट भी आ जाते हैं। मतलब कई पेशेंट में ये रूमेटॉइड फैक्टर जो है ना इवन हेल्दी भी होता है, उसमें वो पॉजिटिव आ जाता है। फिर एक और इसमें जो टेस्ट होता है जो ज़्यादा थोड़ा उसका जो अहम है वो ये होता है anti-CCP टेस्ट करते हैं। तो ठीक है, तो वो भी एक तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इम्यून सिस्टम बनाता है, जिसकी वजह जो इसमें जो है इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये पॉजिटिव आ जाता है।
हाँ, इसमें एक और बात ख्याल रखने की, अगर मतलब जो है ना रिमाटाइड अर्थराइटिस में रिमाटाइड फैक्टर का टेस्ट और एंटी सीसीपी का भी जो टेस्ट अगर हो, दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो एक बहुत ये समझ लें कि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाती है कि ये इस पेशेंट को रिमाटाइड अर्थराइटिस हो गया है। फिर इसमें ये होता है कि हम जो है ना पेशेंट के एक्सरे ले लेते हैं, एमआरआई वगैरह करवा लेते हैं। उसमें ये कि जो पता चलता है कि डिज़ीज़ की क्या प्रोग्रेशन है, ज़्यादा डैमेजेस हो नहीं रहे जॉइंट्स में। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि इसकी कोई ऐसे क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, और जैसा कि मैं अक्सर इस चैनल में बताता रहता हूँ, और मेरे चैनल का मकसद भी ये है कि जो ये बहुत सारी लोग वीडियोस बना लेते हैं कि ये जो ना हमारे पास ट्रीटमेंट है गंठिया की और सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और बड़े बड़े माने मरकबात बनाए हुए हैं, तो ये सारे जो ना ये फजूल बातें हैं और इनमें से कोई सदाकत नहीं है। वो सारी अपनी बस अपनी प्रोडक्ट को सेल करने या प्रमोट करने में वो करते हैं। इसकी कोई क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, ये कि शुरू में ख़ास तौर पे अगर ये इसकी जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाए तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में ये होता है कि जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमें रखनी पड़ती है। मतलब ये है कि जब हमारे पास पेशेंट जनरल प्रैक्टिस में आते हैं तो इसमें और हम डॉक्टर से रब्ता होता है और एक तरह की काफ़ी स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक ये नहीं है कि एक आप डॉक्टर ट्रीट कर रहा है तो उसमें आप वही उसी को मतलब उसमें एक तरह की ये ना कि क्योंकि इसमें फ्लेयर अप्स हो सकते हैं और फिर मुख्तलिफ आर्गन को इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो इसमें फिर और डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ स्पेशलिटी के। तो अब इसमें यह है कि जो ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक जो इसकी ट्रीटमेंट है उसमें दो किस्म की दवाइयाँ आमतौर पे आती हैं। एक तो जिसको ग्रुप कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग जो है एंटी रूमेटिक ड्रग्स कहते हैं, और दूसरी इसकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। ये दो ग्रुप हैं जो मेन इसकी जो ट्रीटमेंट है। ये जो ट्रीटमेंट है इसमें ये होता है कि आपकी बेसिकली एक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और जो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए और स्लो डाउन करने के लिए बीमारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं ट्रीटमेंट। अब इसमें जो मैंने जैसे बताया कि डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में जो है ना जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें काफ़ी वैसे तो ड्रग्स हैं तो उसमें, लेकिन कॉमनेस्ट जो है ना एक ड्रग यूज़ होती है मैथोट्रेक्सेट, और इसके अलावा सल्फासालाजीन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी यूज़ हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसके जो पेशेंट को स्टीरॉइड्स का भी शॉर्ट कोर्स कराते हैं ताकि जो है ज़्यादा पेन और इन्फ्लेमेशन जो है ना वो दूर हो सके। और जो मैथोट्रेक्सेट के बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैथोट्रेक्सेट जो है ना वैसे तो जनरली काफ़ी लोग इसको अच्छी तरह टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें यानी कि पेशेंट कहता है कि भूख नहीं लग रही या उसका जो है ना लूज मोशन हो गए हैं, हेडेक की कंप्लेंट भी हो सकती है। फिर इसमें एक चीज़ ख़ास हम ख्याल रखते हैं कि जब मैथोट्रेक्सेट की जो है हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसमें आपका ब्लड टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं और चेस्ट एक्सरे भी करवाते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमें थोड़ा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है और इसमें ब्रीदिंग टेस्ट भी करवा लेते हैं। जो है पेशेंट को एक ड्राई कफ वीक की भी इसमें काफ़ी शिकायत होती है। और इसमें एक बात ख्याल रखने की है कि ये जो डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स है ना वो काफ़ी टाइम लेती हैं। ठीक मतलब जो है ना कुछ महीने लग सकते हैं पेशेंट को, मतलब जो है ना एक तरह की इम्प्रूवमेंट आने के, क्योंकि ये फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं करती। तो ये पेशेंट को हम ख़ास तौर पे ये बात बताते हैं। फिर यह है कि आमतौर पे कभी कभी ये होता है कि एक जो है ड्रग सपोज मैथोट्रेक्सेट नहीं काम करी तो दूसरी ड्रग्स का हम उस पर जो है ना पेशेंट को देते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि 2-3 टाइप्स का जो ड्रग्स DMARD ट्राई करने के बाद फिर एक मतलब पता चलती है कि ये वाली जो है ना ज़्यादा कारामद है इसकी मतलब जो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए। फिर इन ड्रग्स के साथ जो DMARD ड्रग्स हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग जो है ना एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं, उनके साथ हम एक और किस्म की ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसको मतलब वो एक तरह की बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आती है। वो उस सूरत में होती है कि जब आपकी ये जो ना ये वाली ड्रग मैथोट्रेक्सेट वगैरह सपोज काम नहीं कर रही होती। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं ये आमतौर पर इंजेक्शन की सूरत में होती हैं और ये जो है इनका मैथोट्रेक्सेट या किसी और डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग के साथ भी इसको दे सकते हैं।
इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मतलब कुछ ड्रग की एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे इन्फ्लिक्सीमैब है, और उसमें ये भी एक मतलब जो है ना इंजेक्शन की सूरत में जो है ना पेशेंट को देते हैं। फिर एक और ग्रुप भी ड्रग्स का आता है जिसको हमारा मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसका जो नाम है जैक इनहिबिटर्स होते हैं। वो जैक इनहिबिटर्स ये होते हैं कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल जो पहले जो मेथोट्रेक्सेट का जैसे मैंने बताया या बायोलॉजिकल एजेंट्स का बताया, अगर वो नहीं काम कर रही है उससे, या पेशेंट की टॉलरेंस नहीं हो रही है, उस पर टॉलरेंस नहीं है, या किसी भी कोई साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो इसमें ये वाली जो नई किस्म की जो ड्रग्स हैं, जिसमें एक फेमस ड्रग आती है बैरिसिटिनिब, वो जो है ना वो हम दे सकते हैं। और ये आमतौर पे 1 या 2 दफ़ा डेली, और जो है ना आमतौर पे मेथोट्रेक्सेट के साथ कंबाइन करके हम इस ड्रग को भी दे सकते हैं। फिर इसमें ये बात ख्याल रखनी होती है कि जो ये एंटी जो है DMARD ड्रग्स हैं, उसके मतलब जो है ना ये उसके साथ साथ हम पेन के लिए मेडिसिन देते हैं, क्योंकि ये वाली जो मेडिसिन है पेन के लिए वो नहीं होती, वो आपकी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को मतलब प्रोलॉन्ग मतलब उसको रोकने के लिए होती हैं। तो पेन किलर में शुरू में अगर पेशेंट को पेन इतना बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम सिंपल जो है ना उसके जो है पैरासिटामोल से स्टार्ट कर सकते हैं, या पैरासिटामोल की और कोडीन की कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या अगर पेशेंट को थोड़ा से ज़्यादा पेन है तो उसमें हम और जो है पेन किलर ज़्यादा दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाइक्लोफिनेक है, नेप्रोक्सन है, और सेलिकॉक्सिब है। ये जो COX-2 इनहिबिटर ड्रग्स आती हैं जो है ये भी दे सकते हैं। और आम तौर पे इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जब आप जो है ये जो ड्रग्स है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो है डाइक्लोफिन, एब्रोफिन के साइड इनके भी थोड़ा सा स्टमक के अपसेट ये करती हैं, तो इसके साथ साथ जो है ना हम जो है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स जैसे मेप्राजोल वगैरह भी दे सकते हैं, ताकि मैदा जो है ना ज़्यादा ख़राब ना हो। इसके अलावा जो है हम जो है एक शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए, अगर पेशेंट को लेट से बहुत ज़्यादा पेन है, स्टिफनेस है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसके मतलब जो है ना हम स्टीरॉइड्स भी साथ प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है एक ड्रग आती है प्रेडनिसोलोन। और फिर स्टीरॉइड के इंजेक्शन भी डायरेक्टली जॉइंट में लगवा सकते हैं या मसल में लगा सकते हैं जब बहुत ज़्यादा जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो। जब हम स्टीरॉइड देते हैं तो उसमें ये बात का हम ख़ास ख्याल रखते हैं कि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है ना स्टीरॉइड देने के नुकसान हो सकते हैं, जैसे और मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बोन की वीकनेस होती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं, मसल वीकनेस हो सकती है, आपकी स्किन की जो है ना थिनिंग हो सकती है। तो इस वजह से जो स्टीरॉइड्स की जो हम ट्रीटमेंट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये चूँकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत इस डिज़ीज़ को हम ट्रीट करते हैं, तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हो जाती है, जो आपको डिफरेंट उनके मेथड होते हैं ट्रीट करने के, जैसे हीट आइस पैक्स होते हैं, या एक मेथड आता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन टर्न जिसको बोलते हैं। उसमें ये होता है कि जो है जो मैं अभी ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें ये होता है कि जो एक छोटी सी पल्स इलेक्ट्रिसिटी की देते हैं, जिसमें ये होता है कि आपका जो अफेक्टेड जॉइंट है वो उसकी जो नर्व एंडिंग है वो उसको नम कर देते हैं, मतलब जो है ना इसकी सेंसेशन जो है ना वो नहीं ख़त्म कर देते हैं एक तरह की, तो वो जो है ना इससे पेन को जो है ना आराम आ सकता है। फिर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, अगर कोई पर्टिकुलर जॉइंट के बारे में अप्रोच करनी हो, जिसमें मतलब उसकी जो है ना ये एक स्पेसिफिक ये समझ लें कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है जो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट करते हैं, कि जिसमें सपोज जॉइंट का इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो गई है, या टेढ़ा हो गया, या ऐसी कुछ ऐसे जो है ना उसको मतलब जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर हम ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के पास रेफ़र करते हैं पेशेंट। फिर इस प्रॉब्लम में ये होता है कि कभी अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए, ज़्यादा जॉइंट डैमेज हो जाए, तो फिर सर्जन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसमें फिंगर्स एंड की और रिस्ट वगैरह की जो है ना सर्जरी हो सकती है। कंडीशन इसमें आमतौर पे हो जाती है जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। उसको रिलीव करने के लिए ना वो लिगामेंट को काट देते हैं, ताकि जो है ना उसका प्रेशर नर्व पे कम हो जाए, तो वो भी ये इसकी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा हो सकते हैं, अगर ब्लड से वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाए। या फिर आर्थ्रोस्कोपी हम कुछ सर्जन करते हैं, उसके लिए हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो है ना एक छोटी सी ट्यूब इसके मतलब जो है ना वो लाइट लगी होती है और कैमरा अटैच होता है, जिसमें वो जो है ना कि वो सर्जन जो इंसर्ट करते हैं उसको आर्थ्रोस्कोप कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि
वो थोड़ा सा स्किन में तो छोटा सा कट लगाते हैं ताकि जो इन्फेक्टेड जॉइंट को देख सकें, और उसमें फिर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डालते हैं कि जो को डैमेज जो टिश्यू हो गया है उसको रिमूव करने के लिए। फिर अगर ये सारी मतलब जो है ना, आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो बीमारी है रिमेटॉइड आर्थराइटिस की, इसकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है और मतलब बहुत सारी स्पेशलिटीज़ की ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर अगर बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही डैमेज हो जाए तो एंड पे कभी कभी फिर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट का रिकमेंड करते हैं कि मतलब जो है बिल्कुल ही अगर जॉइंट तबाह हो गया है तो उसमें यह होता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो आर्टिफिशियल जो रिप्लेसमेंट होती है वो उसको प्रोस्थेटिक जॉइंट कहते हैं। वो आमतौर पे उनका लाइफ स्पेन 10 to 20 ईयर होता है और उसमें यह कि कुछ डैमेज जॉइंट के जो ना कुछ फंक्शन जो है प्रोस्थेटिक से रिस्टोर हो जाते हैं। फिर इसमें कुछ ये एक बात ध्यान में रखने की है, कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी आ जाती हैं, जैसे आकुपंक्चर की टेक्निक है, कायरोप्रैक्टिस है, तो कायरोप्रैक्टिक टेक्निक है, ऑस्टियोपैथी, तो ये जो है ना ये भी इसमें आ जाती हैं। मतलब ब्लड से कुछ पेशेंट अगर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की सोच रहे हैं। डाइट का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें डाइट में हम जो है ना हेल्दी डाइट सजेस्ट करते हैं जिसमें मतलब सब चीज़ों का सही तरह बैलेंस हो, जिसको एक मतलब एक फेमस मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट जो है ना वो रिकमेंड की जाती है, जिसमें सब्जियां, फ्रूट्स जो है, नट्स वगैरह, बीन्स और फिश और जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, और ऑलिव ऑयल भी रिकमेंड किया जाता है। फिर ये है कि इसमें कुछ एविडेंस आई है कि जो है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ जो है सप्लीमेंट्स जो है ना उसमें मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं जो अगर बंदा एक स्टीरॉयड ले रहा है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस स्टीरॉयड से होती है तो वो उसको रोकते हैं। या फिर फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं जिसमें यानी कि जो मेथोट्रेक्सेट की साइड इफ़ेक्ट्स को रोकती है। कुछ एविडेंस ऐसे भी आई है जिसमें यह कि फ़िश ऑयल के जो सप्लीमेंट्स हैं वो रिड्यूस मतलब करती हैं जॉइंट इन्फ्लेमेशन और पेन और स्टिफनेस रिड्यूस करती हैं। अब इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन में ये आती है कि जो है जैसे पहले मैंने बोला कार्पल टनर सिंड्रोम होती है जिसमें हैंड की वो स्टिफनेस होती है रिस्ट की, तो उसमें नर्व एक कंप्रेस हो जाती है, मीडियन नर्व जिसको बोलते हैं, तो उस वजह से जो है नमनेस और टिंगलिंग की फील हो सकती है। उसको जो है ना कभी कभी सीवियर केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है ठीक करने में, या अगर ज़्यादा सीरियस केस ना हो तो फिर रिस्ट सप्लीमेंट और स्टीरॉयड से ये ठीक हो जाती हैं। फिर जो है इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्योंकि मल्टी मतलब ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट डिजीज़ हो जाता है तो उसमें जो है ना लंग्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें जिसको एक कंडीशन होती है जिसको प्लूरसी या पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से कफ और शॉर्टनेस जो है ना ब्रेथ हो सकती है। फिर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और हार्ट के इर्द गिर्द पानी जमा हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस उसको बोलते हैं, ठीक है। और आइज़ की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ड्राई आइज़ हो सकती हैं, और ब्लड वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वेस्कुलाइटिस जिसे बोलते हैं। तो जॉइंट फिर ज़ाहिर है चूँकि ये जॉइंट की डिजीज़ है तो जॉइंट का अच्छा खासा डैमेज हो सकता है, और मतलब इसके साथ जो मतलब जो जॉइंट के लिगामेंट्स हैं, टेंडन को भी जो है डैमेज पहुंचता है। तो अब इसमें ये ख्याल रखने वाली बात है कि ये जो है ना ये सारी इस बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशन क्योंकि ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व करती है तो ये जो है इसके लिए बहुत एहतियात करनी मतलब चाहिए। इसमें मतलब स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, अच्छी डाइट खाएँ और एक्सरसाइज वगैरह रेगुलरली करें। अब एक्सरसाइज में भी ये होता है कि एक्सरसाइज आपको ये ना कि जो अगर जब आपकी स्टिफनेस हो जाती है तो उस वक्त अगर आपकी एक्टिविटी करेंगे तो वो उससे रिलीफ हो सकता है। हाँ ये है कि अगर आप ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, अगर फिर से जॉइंट पेन शुरू हो जाए तो यार फ्लेयर अप्स हो जाए तो फिर आप एक्टिविटी आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। मतलब एक तरह का आपको हर चीज़ ना बैलेंस के साथ साथ चलनी पड़ती है। फिर एक कंडीशन होती है सर्वाइकल माइलोपैथी जो है ना वो जो है इसमें हो सकती है। ये वैसे तो बहुत रेयर प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके जो है ना जो है उसमें स्पाइन के जॉइंट की वो डिसलोकेशन हो जाती है, जिससे जो है ना एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। मतलब परमानेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो जाता है अगर उसकी क्विक सर्जरी से ट्रीटमेंट ना की जाए तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन कंट्रीज़ में मैंने सर्व किया वेस्टर्न कंट्री, उसमें यह होता है कि पेशेंट को एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। पेशेंट को अपना बिल्कुल मतलब जो है सेल्फ केयर करना पड़ेगा, उसके मेडिसिन रेगुलरली खानी पड़ेगी, उसको बाकायदा
जैसे भी डॉक्टर कहता है कि जब रिपोर्ट करनी हो या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की वजह से लेट से किसी और के पास रेफ़र करना हो पेशेंट को, तो वो उसको रेगुलरली सब कुछ जो है ना वो पेशेंट को करना पड़ता है। और फिर ये है कि हम इस बीमारी का रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं कि पेशेंट को आराम आ रहा है, किस मेडिसिन से आराम आ रहा है, किस से नहीं आ रहा। और फिर जो है जो अगर फ्लेयर अप होते हैं तो फिर स्टीरॉइड्स वगैरह, जैसे मैंने पहले बताया, स्टीरॉइड देते हैं तो, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और पेन किलर ज़्यादा दे सकते हैं। तो इसमें फिर ये होता है कि हम पेशेंट का रिस्पांस चेक करते हैं कि जैसे सपोज पेशेंट अगर सिम्टम फ्री, इसके इंटरवल ज़्यादा हैं या लेट से वो 1 साल तक ठीक रहा है, तो उसकी हम जो है ना ड्रग जो है ना उसकी जो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया तो जो है ना फ्लू की वैक्सीनेशन आपको सालाना लेनी पड़ेगी। फ्लू की वैक्सीनेशन के साथ साथ हम नीमोकोकल वैक्सीनेशन भी देते हैं, जिससे ये है कि जो है ना नीमोकोकल नमूनिया का जो इन्फेक्शन का ख़तरा होता है इस बीमारी में, तो उससे बचा जा सके। तो ये बेसिकली ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब ये कहना चाहिए कि मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट करती है इसको, और इसको काफ़ी मॉनिटर करना पड़ता है पेशेंट को। कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, और ये क्योंकि लॉन्ग टर्म इलनेस है इसमें, इसलिए हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। पेशेंट का भी ये बताया जाता है कि अगर आपने फ्लेयर अप्स के दौरान रेस्ट करनी है और या एक्सरसाइज मतलब जो है ना एक्सरसाइज का जो, जैसे मैंने बताया जब स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो लेकिन अगर एक्सरसाइज से तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है तो स्टॉप कर देनी चाहिए। मतलब एक तरह का आप रेस्ट और एक्सरसाइज में एक तरह का पेशेंट को बैलेंस करना पड़ता है, और जैसा मैंने पहले बताया हेल्दी ईटिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी बीमारी के और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर इस पर कमेंट करें, और मैं इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। और आपको जो है मुझे उम्मीद है कि मेरे इस चैनल से बहुत मालूमात मिलेंगी, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।